गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो ऐसा है, हम लोग देख रहे थे सेल ऑफ गुड्स एक्ट। हम आज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की चर्चा करेंगे। हमने पिछली क्लास तक के ये देखा कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स कैसे बनता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे बनता है। अब वो परफॉर्म कैसे होता है उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने नेचर देखा, कैसा होता है ये कॉन्ट्रैक्ट। फिर हमने कंडीशंस एंड वारंटीज देखे और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप देखा। तो ये सब चीजें हमने देखा। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि डिलीवरी और पेमेंट कैसे होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या क्या चीजें होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे एक सेलर होता है, एक बायर होता है, गुड्स होते हैं, प्राइस होता है एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है, यानी ओनरशिप। हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पहले देखा बेसिक चीजें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में, गुड्स क्या होता है और प्राइस क्या होता है, एकदम बेसिक। सेलर और बायर ये तो सिंपल है। फिर हमने देखा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैसे कैसे हो सकती है, कंडीशंस एंड वारंटीज देखा। फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैसे कैसे हो सकती है अलग अलग प्रकार के गुड्स में। फिर अब हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, ओनरशिप तो ट्रांसफर हो गई, लेकिन गुड्स कब देना है ये परफॉर्म करना होता है, पैसा कब देना है ये परफॉर्म करना होता है। सो परफॉर्म कैसे होगा, क्या पहले गुड्स लेके आना पड़ेगा या पहले पैसे दिए जाएंगे, ये सब चीजें डिसाइड करना, दिस इज कॉल्ड एज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो कैसा होगा, जैसे कि आपको पता है कि ओनरशिप ट्रांसफर तो करना है। मैंने कभी आपको ये नहीं बोला कि गुड्स डिलीवर नहीं करना है, मैंने क्या बोला, इमीडिएट डिलीवर नहीं किए तो भी चलता है। तो आपको अगर याद होगा तो मैंने बोला था कि अगर ओनरशिप ट्रांसफर होना है तो वो कभी भी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता गुड्स लेके गए या नहीं ले गए, या पैसे दिए या नहीं दिए, बट अल्टीमेटली कभी ना कभी तो देना पड़ेगा। सो भले इमीडिएटली नहीं दिया है, गुड्स नहीं ले गया, पैसे नहीं देके गया, तो भी ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, पर अल्टीमेटली कल चल के गुड्स देना पड़ेगा और पैसे लेना पड़ेगा। सो यही चीज को हमको देखना है। तो सबसे पहली बात तो ये कैसे होता है, तो जैसा ये लोग एग्री करें वैसा होता है, वैसे गुड्स की डिलीवरी होगी। डिलीवरी तीन प्रकार से वैसे की जा सकती है। डिलीवरी कैन बी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ध्यान रखना। डिलीवरी कैन बी आइदर एक्चुअल, एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स। एक्चुअल डिलीवरी का मतलब है एक्चुअल में गुड्स लाके दे दिए। जैसे कि आप मुझसे एक मोबाइल खरीदते हैं, मैं आपको एक्चुअल में मोबाइल दे देता हूं, आप मुझे पैसे दे देते हैं, दिस इज द एक्चुअल डिलीवरी। दूसरी चीज होती है सिंबॉलिक। सिंबॉलिक डिलीवरी में क्या होता है, सिंबॉलिक डिलीवरी में आप मेरे से कार खरीद रहे हैं, मैं आपको कार दे रहा हूं, लेकिन कार क्या मैं उठा के लाऊंगा, जैसे मैंने मोबाइल उठा के लाया और आपको दे दिया, दिस वाज एक्चुअल डिलीवरी। बट क्या कार में ऐसे उठा के लाऊंगा और आपको दूंगा क्या, तो नहीं, कार में ऐसे नहीं दी जाती डिलीवरी। कैसे दी जाती है, बाय हैंडिंग ओवर दी कीज ऑफ द कार। कार की चाबी दे दूंगा मैं, मान लिया जाएगा आई हैव डिलीवर्ड द कार टू यू। तो कार की डिलीवरी कैसे होती है, बाय हैंडिंग ओवर द मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग द पोजीशन। सो मैंने आपको उसको पोजीशन लेने का एक जरिया दे दिया। इनफैक्ट डिलीवरी का मतलब ही है, डिलीवरी का मतलब है ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। पोजीशन का क्या मतलब है, पोजीशन का मतलब है कंट्रोल ऑफ द गुड्स। सो कंट्रोल दे देते हैं अपन। सो दिस इज कॉल्ड एज डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब है जब कंट्रोल दे देना, मैंने आपको मोबाइल दे दिया, मोबाइल का कंट्रोल आपके पास हो गया। सिंबॉलिक डिलीवरी, मैंने चाबी दे दिया, तो एक्चुअल में गुड्स उठा के नहीं दिया हूं मैंने, बट मींस ऑफ ऑब्टेनिंग द पोजीशन ऑफ दोस गुड्स हैव बीन हैंडेड ओवर। मैंने आपको एक जरिया दे दिया जिसके थ्रू आप गुड्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। समझो आप मेरे दुकान में आते हैं, मेरे दुकान में गुड्स है नहीं, गोडाउन में रखे हैं। अब आप मेरे बहुत अच्छे पहचान के हैं, तो मैं क्या करता हूं, मैं आपको गोडाउन की चाबी दे देता हूं और आप गोडाउन जाके गुड्स निकाल लेते हैं। तो जब मैंने गोडाउन की चाबी दिया, दिस वाज द सिंबॉलिक डिलीवरी। ठीक है। इवन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दे देना, जो हमने पिछले चैप्टर में देखा था, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या होता है, अगर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भी हैंड ओवर कर दिया जाता है तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सिंबॉलिक डिलीवरी। सो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल हैंड ओवर करना मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग द पोजीशन दे देना। ठीक है, जैसे रेलवे रिसिप्ट दे दिया, लॉरी रिसिप्ट दे दिया, ये सब क्या है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल्स है। If the document of title has been handed over, then it is called as a symbolic delivery, since the means of obtaining the possession of the goods have been
हैंडेड ओवर। अब तीसरी जो डिलीवरी हो सकती है, दिस कैन बी द कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का क्या मतलब होता है? सो कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है इंप्लाइड। सिंपल रूल ध्यान रखो, कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है इंप्लाइड। इंप्लाइड डिलीवरी, मान लिया गुड्स दे दिए, यहां पे आपको दिखेगा गुड्स जहां रखे थे वहीं रखे हैं, पर मान लिया जाएगा कि गुड्स का कंट्रोल दे दिया है। एक एग्जांपल देता हूं, इसको ही हम बोलते हैं डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट, अटॉर्नमेंट। अटॉर्नमेंट का मतलब होता है एक्नॉलेज करना, बोल देना कि मैं तुम्हारे बिहाफ पे गुड्स को होल्ड कर रहा हूं। दिस इज कॉल्ड एज द कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एक सिंपल एग्जांपल, तीन एग्जांपल दूंगा मैं आपको, तीन एग्जांपल से ये पूरा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का कंसेप्ट आपका खत्म हो जाएगा, समझ जाएगा। सो पहली चीज समझो, आप जाते हैं कोई शॉपिंग करने, आप बाजार घूम रहे हैं, पूरे बाजार में भीड़ भाड़ है, आप मस्त शॉपिंग करने गए। अब शॉपिंग करने जाते हैं आप, और साथ में आपको खरीदना था केक, आज उसका बर्थडे है तो उसके लिए आपको केक खरीदना था। आप दोनों जन शॉपिंग कर रहे हैं, समझो साथ साथ में घूम रहे हैं। अब बहुत सारी चीजें आपने खरीद ली हैं, बैग्स वगैरह लेके मस्त पहुंचे आप केक खरीदने, केक के दुकान में, बेकर के दुकान में पहुंचे आप जाते हैं वहां पे बेकरी में और बोलते हैं कि मुझे ये वाले केक चाहिए। ये वाले केक पे नाम वाम लिखा लिया आपने, हैप्पी बर्थडे बेबी वगैरह सब लिखा लिया आपने, और केक पूरा डिसाइड कर लिया। उसने उसको डब्बे में डाला, पैक कर दिया और रखा। आपने पैसे दिए, आपको याद आया अरे कुछ और खरीदना रह गया था। सो अब आपको फिर से भीड़ भाड़ वाले मार्केट में निकलना है। क्या आप वो केक लेके जाओगे मार्केट में? अगर आप वो केक लेके जाओगे तो केक का तो हलवा हो जाएगा, और इसीलिए आप केक नहीं ले जा सकते मार्केट में। आपने बोला सेलर को कि देखो भैया आप इसको होल्ड करो, हम लोग और थोड़ी सी शॉपिंग करके आते हैं और हम फिर गुड्स ले जाएंगे। अब यहां पे वो जो केक है वो केक किसका है? क्या केक आपका हो गया? द आंसर इज यस, ओनरशिप आपकी हो चुकी है। कैसे क्या? गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट, स्पेसिफिक गुड्स स्पेसिफिकली एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट किया तब हमने एग्री किया ये वाले गुड्स चाहिए। सो ये वाले गुड्स यानी स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स डब्बे में डाले, पैक कर दिए, तो डिलीवरेबल स्टेट हो गया। तो स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट है, तो ऐसे केसेस में ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है इमीडिएटली ऑन मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। सो यहां पे अब आप ओनर हो चुके हैं, बेकरी वाला ओनर नहीं है। अब यहां मान लिया जाएगा, जैसे उसने रेडी कर दिया था आपके सामने, डब्बा रख दिया था, मान लिया जाएगा आपको डिलीवरी दे दिया। फिर आपने उसको बोले कि एक काम करो वापस रख दो इसको डीप फ्रीजर में, हम लेके आते हैं और सामान, क्योंकि आप वो केक लेके नहीं जा सकते। अब वो बोलता है दुकान वाला ठीक है मैं आपके बिहाफ पे इन गुड्स को होल्ड करता हूं। वो गुड्स को रख रहा है लेकिन वो आपके बिहाफ पे। सो ऐसे केस में डिलीवरी हो गई ये मान लिया जाएगा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। सिंस यहां पे आप देखोगे गुड्स जहां रखे थे वहीं रखे हैं, अभी भी वो डीप फ्रीजर में रखे थे, तभी भी पहले भी वहीं थे, अभी भी वहीं रखे हैं। सो अल्टीमेटली गुड्स जहां रखे थे वहीं रखे हैं। पर ये डिलीवरी कैसे हो गई? ये बाय एक्नॉलेजमेंट हुई। अब ध्यान से सुनो यहां हुआ क्या है। यहां पे जो व्यक्ति गुड्स बेच रहा था, सेलर, सेलर गुड्स होल्ड कर रहा था एज ओनर। वो एज ओनर खुद खुद के बिहाफ पे गुड्स होल्ड कर रहा था पहले। फिर आप आते हैं, आप वो गुड्स खरीद लेते हैं, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। अब वो बोलता है मैं आपके बिहाफ पे होल्ड करता हूं, मींस ही इज होल्डिंग ओनली एज योर एजेंट, एज अ बेली। वो आपके बिहाफ पे होल्ड कर रहा है। जब वो पहले खुद होल्ड कर रहा था तो खुद के लिए होल्ड कर रहा था एज ओनर, नाउ ही इज होल्डिंग इट ऑन बिहाफ ऑफ यू। इसने कैसे होल्ड किया? बाय एक्नॉलेजमेंट। उसने बोला मैं आपके लिए गुड्स होल्ड करता हूं। दिस इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ऑफ कोर्स आगे चल के एक्चुअल डिलीवरी होगी, बट यहां पे भी मान लिया जाएगा ओनरशिप डिलीवरी सब कंप्लीट हो गया। तो कंस्ट्रक्टिव का मतलब ये इंप्लाइड, ये होती है बाय एक्नॉलेजमेंट। कैसे कैसे? बाय सेलर, एक्नॉलेज किया सेलर ने, जैसे ये वाला एग्जांपल जिसमें सेलर बोलता है मैं आपके बिहाफ पे होल्ड कर रहा हूं, गुड्स वही रखे लेकिन अब आपके बिहाफ पे होल्ड कर रहा है वो। सो ऐसे केसेस में डिलीवरी हो गई, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। दूसरा, कई बार ऐसा होगा गुड्स बायर के पास है और बायर उसको पहले एज बेली होल्ड कर रहा था, एज एजेंट होल्ड कर रहा था, अब होल्ड कर रहा है एज ओनर।
दूसरा एग्जाम्पल सुनो, एक और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का एग्जाम्पल समझो। मेरे को कार की जरूरत थी, मेरे पास कार नहीं है, मुझे कार चाहिए थी। अब मेरे जो ससुर जी है उनके पास दो दो कार है, तो बेकार, बे है ना दो दो कार है उनका। मैं जाता हूँ उनको बोलता हूँ कि मुझे एक कार की जरूरत थी, तो आपकी लड़की को घुमाने फिराने ले जाना है, बहुत दिन से घर पे बैठे हैं, लॉकडाउन वगैरह था तो बड़े बोर हो चुके हैं, कहीं जाना है हमको घूमने। वो बोलते हैं ठीक है बेटा लेके जाओ। एक कार मेरे को दे दी उनने। अब वो कार मैंने लेके आ गया। यहाँ क्या मैं ओनर हूं? नहीं, ओनर कौन है? तो ससुर जी। वो ओनर है, वो मेरे को कार दे देते। मैं कार लेके आया हूं, मैं हो गया बेली। बेली मतलब मैं बेलमेंट के थ्रू लेके आया हूं, मैं उसको यूज करूंगा, बाद में रिटर्न कर दूंगा। मैंने उसको लेके आ गया, एक्चुअल डिलीवरी ऑफ कार हो गई। अब मैं चला रहा था कार, मस्त घुमा फिरा, उसके बाद कुछ दिन बाद ससुर जी का फोन आता है, उनका बोलना रहता है कि बेटा वो जो कार है ना, एक काम करना, वो कोई अगर खरीदार होगा तो बताना, मेरे को बेचना है कार को। मैं बोलता हूँ इतनी अच्छी कार है, क्या आप बाहर वाले को बेचते, मुझे बेच दो, मैं खरीद लेता हूँ। वो एग्री करते हैं। यहाँ पे अब कैसे डिलीवरी होगी? क्योंकि ये सेल हो गया, लेकिन सेल में डिलीवरी तो होना चाहिए, क्योंकि तीनों चीज होना चाहिए, डिलीवरी ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ प्राइस, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। पर डिलीवरी तो ऑलरेडी मेरे ही पास है, तो कैसे डिलीवर होंगे गुड्स? यहाँ पे भी डिलीवरी होगी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। सो यहाँ पे पहले मैं होल्ड कर रहा था एज एजेंट ऑफ सेलर, ओनर, ओनर का एजेंट करके मैं होल्ड कर रहा था। आई वॉज हैविंग ओनली द पोजेशन ऑफ द गुड्स। बाद में मैं उसको एज ओनर होल्ड करने लगा। सो ये भी एक्नॉलेजमेंट के थ्रू हुआ कि अब मैं मान लेता हूं कि मैं इसका ओनर हो गया। सो दिस इज ऑल्सो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। यहां एक्चुअल डिलीवरी पहले हो चुकी, बट बाद में डिलीवरी तो होना है। तो जैसे ही मैं एक्नॉलेज करता हूं, या जैसे ही सेलर एक्नॉलेज करते हैं कि ठीक है आज से ये कार तुम्हारी हुई, सो जैसे ही एक्नॉलेजमेंट हुआ, यहां पे हम मान लेंगे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हैज टेकन प्लेस। द थर्ड टाइप इज, तीसरा प्रकार कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का। पहला प्रकार में क्या था? सेलर होल्ड कर रहा था, सेलर के पास है। दूसरा प्रकार बायर होल्ड कर रहा था, बायर के पास है। आप देखोगे वहां विजिबल कस्टडी चेंज नहीं हो रही, जहां गुड्स है वहीं रखे हैं। और तीसरा प्रकार थर्ड पार्टी होल्ड कर रही थी, थर्ड पार्टी के ही पास है। जैसे समझो एक कोई थर्ड पार्टी है, उसके यहाँ गुड्स रखे हैं मेरे गोडाउन में। सो मैं हूं, मैं गुड्स सेल करने वाला हूं। गुड्स कहाँ रखे हैं? गुड्स रखे हैं एक मिस्टर एक्स है, एक्स के गोडाउन में, गोडाउन में गुड्स रखे हैं। अब आप खरीदने आते हैं गुड्स, मैं आपको गुड्स दे देता हूं। अब मैंने बताया आपको गुड्स तो एक्स के गोडाउन में रखे हैं। अब आप भी एक्स को अच्छे से जानते हैं, मैं भी एक्स को अच्छे से जानता हूं। आप एक्स को फोन करते हैं, और मैं भी कॉन्फ्रेंस कॉल पे हूं, या मैं भी सामने खड़ा हूं, हम लोग बात करते हैं, और एक्स को बोलते हैं कि भैया ये जो बी है, बायर है, ये आएंगे और इनको गुड्स दे देना। अब एक्स एग्री करता है, ठीक है मैं मिस्टर बी के, बायर के नाम से गुड्स होल्ड कर रहा हूं। सो वो बायर के बिहाफ पे गुड्स होल्ड कर रहा है। पहले वो किसके बिहाफ पे गुड्स होल्ड कर रहा था? सेलर के बिहाफ पे, मेरे बिहाफ पे। बट ही हैज एक्नॉलेज कि मैं अब बी के बिहाफ पे गुड्स होल्ड कर रहा हूं, मान लिया जाएगा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हैज बीन कंप्लीटेड। सो यहां भी डिलीवरी हो गई। बाद में बी जाके एक्चुअल गुड्स लेके आ जाएगा, दैट विल बी द एक्चुअल डिलीवरी। ठीक है। सो कंस्ट्रक्टिव मींस इंप्लाइड। तीन प्रकार के हो सकती हैं, जब सेलर के गुड्स थे और सेलर के ही पोजीशन में, सेलर के पास दिख रहे हैं, बट डिलीवरी हो गई मान लिया जाएगा। दूसरा, जब बायर के पास गुड्स थे, अभी भी बायर के पास है, पर डिलीवरी हो गई मान लिया जाएगा। तीसरा, जब थर्ड पार्टी के पास गुड्स थे, अभी भी थर्ड पार्टी के पास है, पर डिलीवरी हो गई, ये मान लिया जाएगा। क्योंकि इन ऑल द थ्री केसेस द पर्सन हैज एक्नॉलेज्ड दैट आई एम होल्डिंग इट ऑन बिहाफ ऑफ यू। मैं तुम्हारे लिए होल्ड कर रहा हूं। जैसे ही उसने बोल दिया, इट इज द कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ठीक है। सो ऐसा है, तीन प्रकार की डिलीवरी हो सकती है। सो ये यहाँ पे आपको बताया है, पूरे एग्जाम्पल्स ध्यान रखो। यही एक बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक पॉइंट था, बाकी तो बहुत सिंपल से पॉइंट्स है, थोड़े बहुत पॉइंट्स आपको ज्यादा डीप में बताना है, बाकी बहुत आसानी से अपन इसको कवर कर लेंगे। रूल्स एज टू डिलीवरी, ड्यूटी टू डिलीवर, डिलीवरी देने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सो डिलीवरी देने की जिम्मेदारी होगी सेलर की, सिंपल है। सेलर गुड्स देने वाला है बायर को, सो गुड्स कौन देगा? सेलर। ठीक है, तो ड्यूटी टू डिलीवर द गुड्स विल बी ऑफ द सेलर। सेलर की जिम्मेदारी है कि उसने गुड्स देना चाहिए, जब भी बायर मांगेगा उस हिसाब से देना चाहिए। पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट कंडीशंस। कॉन्करेंट का मतलब होता है साथ साथ होना चाहिए। तो
एक हाथ से गुड्स दिए, दूसरे हाथ से पैसे लिए, ठीक है। सो कॉन्करेंट यानी साथ साथ। सो बोथ शुड हैपन साइमल्टेनियसली, साथ साथ होना चाहिए। मोड ऑफ डिलीवरी, जस्ट ऊपर देखा हमने, मोड ऑफ डिलीवरी में भी एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव। अगला पॉइंट पार्ट डिलीवरी, ये एक पॉइंट पे थोड़ा हम जोर देंगे। कितने गुड्स देना चाहिए? पहला रूल ये है कि पार्ट डिलीवरी तो नहीं होना चाहिए, अगर एग्री नहीं हुआ है तो पार्ट डिलीवरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगर पार्ट डिलीवरी हुई तो क्या होगा? सो इट विल डिपेंड। एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल ध्यान से सुनो। आप जाते हैं शक्कर खरीदने, आप हैं, आप गए शक्कर खरीदने दुकान में, दुकानदार बैठा है, आपको चाहिए था 10 केजीज ऑफ शुगर, 10 किलो आपको चाहिए था। अब क्या होता है, ये जो दुकानदार है ना, दुकानदार बोलता है साहब मेरे पास अभी 2 किलो है, सिर्फ 2 किलो शुगर है, बाकी है मेरे पास बट मेरे गोडाउन में रखी है, गोडाउन से मैं मंगवा के आपको देता हूं। सो 2 किलो में तौल देता हूं, 2 किलो आप ले जाओ, बाकी 8 किलो में बाद में थोड़ी देर में निकाल के रखता हूं और फिर आप ले जाना। यहां कितने गुड्स की डिलीवरी हो गई? यहां पे 2 किलो की डिलीवरी कंप्लीट हो गई है, और बाकी जो 8 केजीज है, 8 केजीज की डिलीवरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है, सिंपल। बट सिमिलर एग्जांपल, इसी का थोड़ा सा बदला हुआ रूप, बिल्कुल वैसा का वैसा हो रहा है। एक दुकानदार है, आप जाते हैं शुगर खरीदने, शक्कर खरीदने, 10 किलो शुगर चाहिए आपको, ये पूरे 10 किलो निकाल के रखता है, तौल के रखता है। अब 10 किलो एक पैकेट में तो डालेगा नहीं, वो तो थोड़े थोड़े छोटे छोटे उसने 2-2 किलो के पैकेट बनाया। आप पूरे 10 किलो एक्सेप्ट करते हैं, आपने वजन देखा, प्रॉपर लगा, पैसा दिया। उसके बाद आप बोलते हैं यार 10 किलो इतने सारे मैं तो नहीं ले जा सकता, मैं अभी 2 किलो ले जाता हूं, बाकी जो 8 किलो है वो मैं बाद में किसी को भिजा देता हूं, ऑफिस से या दुकान से, और वो आके ले जाएगा। अब यहां पे मान लिया जाएगा कि पूरे 10 किलो की डिलीवरी कंप्लीट हो गई है, क्योंकि यहां पे जो पार्ट डिलीवरी है, एक्चुअल में ये तो पूरे गुड्स देना चाहता था, आपने सिर्फ 2 किलो लेके आए, तो यहां ऐसा नहीं मानेंगे 2 किलो की डिलीवरी हुई, यहां पे मान लेंगे कि पूरे 10 किलो की डिलीवरी हो चुकी है। तो दोनों में फर्क क्या है? पहले वाले केस में मैंने आपको बताया कि उसने थोड़े से ही तौल के रखा है, उसने वेट किया सिर्फ 2 किलो का, सो 2 किलो ही तो रेडी हुए, सो वहां पे 2 किलो की ओनरशिप और डिलीवरी होगी। बट दूसरे केस में उसने पूरे तौल के रख दिया, आप थोड़े से लेके आते हैं, आपने पूरा एक्सेप्ट किया बट थोड़े से लेके आए, तो ऐसे केसेस में मान लिया जाएगा उसने पूरे गुड्स तो दे दिया था, ठीक है, इट इज कंसिडर्ड एज डिलीवरी ऑफ द होल, ठीक है। तो भले ही दोनों केस में 2 किलो लेके आ रहे हो आप, बट एक केस में हम मानेंगे पूरे की डिलीवरी कंप्लीट हो चुकी है, बिकॉज उसने पूरे गुड्स रेडी कर दिया था, ठीक है, तो ऐसा है। फिर अगला पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, बायर शुड अप्लाई फॉर द डिलीवरी। सो ये तो ठीक है कि सेलर ने डिलीवर करना चाहिए गुड्स, ये रूल बिल्कुल सही है, लेकिन ये रूल यहां पे बोलता है कि बायर अगर मांगेगा ही नहीं गुड्स, तो सेलर इज नॉट बाउंड टू गिव द गुड्स। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ बायर कि वो गुड्स मांगे, अगर वो मांगेगा तो उसको गुड्स मिलेंगे, नहीं मांगेगा तो सेलर की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो गुड्स दे। हाँ, वो खुद अपने तरफ से दे देता है तो वो अलग बात है, बट अगर बायर ने मांगा नहीं था तो वो कल केस फाइल नहीं कर सकता कि गुड्स नहीं भेजे गए। इट इज द ड्यूटी ऑफ बायर कि उसने बोलना चाहिए गुड्स कब चाहिए, कब मंगाना है, तो उसने मंगाना चाहिए, खुद ने अप्लाई करना चाहिए डिलीवरी के लिए। फिर प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या होगी? प्लेस ऑफ डिलीवरी वैसे तो जैसा डिफाइन किया जाएगा, जैसा एग्री किया जाएगा वैसा होगा। अगर कुछ एग्री नहीं किया तो क्या होगा? सो देखा जाएगा कि सेलर है, सेलर के पास गुड्स रखे हुए थे। अब आपको याद होगा तो मैंने क्या बताया था, ओनरशिप कहां ट्रांसफर हो जाती है? व्हेन द गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट, यहीं पे ट्रांसफर हो जाती है। तो यहां पे ओनर कौन हो गया? ओनर हो गया बायर। अब जाहिर सी बात है, यहां पे अगर बायर ओनर हो गया है तो गुड्स लाने की जिम्मेदारी किसकी है? बायर की, उसके गुड्स है वो लेके आएगा, सेलर की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि गुड्स घर पे पहुंचा के दे। सो बायर की जिम्मेदारी है वो जाके गुड्स लेके आएगा। सो अल्टीमेटली प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या होना चाहिए? जहां पे गुड्स रखे हैं
वो प्लेस ऑफ डिलीवरी है, वहां से गुड्स लेके आना। ठीक है। अगर गुड्स फ्यूचर गुड्स है तो जहां पे वो मैन्युफैक्चर होंगे वहां से गुड्स लेके आना। अगेन दिस इज सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, इनने इसके विपरीत अगर कुछ एग्री किया है कि साहब हम घर तक पहुंचा देंगे तो वैसा होगा। कुछ नहीं बोला है तो जहां पे गुड्स रखे हैं या जहां पे गुड्स बनेंगे वहां से डिलीवरी लाने की जिम्मेदारी होती है बायर की। मींस प्लेस ऑफ डिलीवरी इज द पॉइंट ऑफ सेलर्स फैक्ट्री। सेलर की फैक्ट्री से जाके गुड्स लाना या उसके गोडाउन से जाके गुड्स लाना, ये जिम्मेदारी हो जाती है बायर की। टाइम ऑफ डिलीवरी, टाइम ऑफ डिलीवरी एकदम सिंपल है, ये आपको पता है, जो आपने ऑलरेडी बहुत डीट में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था। टाइम ऑफ डिलीवरी कैसी है, तो वैसे तो जैसी फिक्स की जाएगी वैसी होगी। ठीक है, मैंने गुड्स मंगाया था, मैंने बोला था 20 तारीख को ला देना, तो 20 तारीख को गुड्स मिल जाएंगे। सो दिस इज द केस व्हेन द टाइम इज फिक्स्ड। अगर टाइम फिक्स है तो उस टाइम पे डिलीवरी होना चाहिए। अगर फिक्स नहीं हुआ तो फिर रीजनेबल टाइम। नाउ व्हाट इज अ रीजनेबल टाइम विल डिपेंड ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस। तो डिपेंड करेगा कि कौन सी चीज की बात हो रही है, उस हिसाब से हम बोलेंगे व्हाट इज रीजनेबल टाइम। जैसे आपने पिज्जा मंगाया था, पिज्जा आर दी गुड्स, पिज्जा मंगाया था आपने, कितने देर में आना चाहिए, तो रीजनेबल टाइम में। ये ने रीजनेबल टाइम यानी कितना, आधा घंटा, 1 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा। सुबह का पिज्जा अगर शाम को घर आए तो उसे पिज्जा नहीं कहते, तो वो पिज्जा नहीं रह गया। सो आपने सुबह मंगाया था, वो सुबह आना चाहिए 1-1.5 घंटे में। सो दैट इज द रीजनेबल टाइम फॉर पिज्जा। वहीं आपने अगर कार खरीदा था तो शायद हो सकता है रीजनेबल टाइम 20 दिन हो, 25 दिन हो, 1 महीना हो। सो डिपेंड करता है। रीजनेबल का मतलब ही है जिसका रीजन दिया जा सके। इट विल वेरी फ्रॉम फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस। कौन सी चीज की बात हो रही है, क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, कैसा एग्री हुआ है, ये सब चीजों पे डिपेंड करेगा व्हाट इज अ रीजनेबल टाइम। गुड्स इन पोजीशन ऑफ अ थर्ड पार्टी, ये मैंने ऑलरेडी अभी जो बताया। अगर थर्ड पार्टी के पोजीशन में गुड्स है तो ऐसे केसेस में डिलीवरी कैसी होती है, तो थर्ड पार्टी के अगर पोजीशन में गुड्स है तो डिलीवरी होती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। थर्ड पार्टी के पोजीशन में गुड्स थे तो वो जब एक्नॉलेज करेगा तब जाके डिलीवरी कंप्लीट होगी। ठीक है। फिर एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा, वैसे तो जैसा एग्री किया जाएगा वैसा होगा। अगर कुछ एग्री नहीं किया तो क्या होगा, सो सेलर है, बायर है, गुड्स है। गुड्स में कौन कौन से खर्चे आते हैं, गुड्स का कॉस्ट प्लस लोडिंग वगैरह, लोडिंग का खर्चा, ये सब खर्चा कौन बेयर करेगा, सेलर। फिर इसको ले जाने का खर्चा, फ्रेट, इंश्योरेंस। फिर गुड्स उतारने का खर्चा, यहां पे जब गुड्स पहुंच जाएंगे तो गुड्स को उतारना भी पड़ेगा, अनलोडिंग, ये खर्चा कौन बेयर करेगा, सेलर। सो अल्टीमेटली गुड्स देने का खर्चा, डिलीवरी देने का खर्चा ये सेलर का, डिलीवरी लेने का खर्चा ये बायर का। यहां डिलीवरी हो गई, इसके बाद से पूरा खर्चा बायर का। ठीक है, तो ऐसा है। डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटीज, अगर गलत क्वांटिटी में गुड्स दे दिया तो क्या होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं, सिंपल। सो गलत क्वांटिटी यानी क्या क्या हो सकती है, एक, कम गुड्स दिया, मैंने 10 बोरे चावल के मंगाया था, उसने 6 बोरे भेजा। मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूं, मैं बोलूं नहीं नहीं पूरे मेरे को 10 बोरे साथ में चाहिए थे। मैं मना कर सकता हूं कि तुम अगर कम ला रहे हो तो मैं नहीं लूंगा। ठीक है, मेरे को 10 बोरे की जरूरत थी, मैं महाप्रसाद रखना चाहता था, आज के आज कंज्यूम करना है, तुम नहीं ला सकते तो पूरे वापस ले जाओ। तो फर्स्ट थिंग इज आई कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, आई कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट इफ देयर इज अ शॉर्ट डिलीवरी। वैसे ही मैं चाहता तो मैं इसमें जितने लाए उतने रख सकता था, मैं बोल सकता हूँ ठीक है भाई जितने लाए उतना दे दो, 6 बोरे दे दो, मैं उसका पैसा दे दूंगा। ठीक है, सो यहां पे मैं जितने लाए उतने एक्सेप्ट करके उसको पे कर दूंगा, दैट विल बी द सेकंड ऑप्शन। फिर दूसरी रॉन्ग क्वांटिटीज क्या हो सकती है, एक्सेस डिलीवरी, ज्यादा लेके आ रहा है वो, मैंने मंगाया था 10 बोरे, वो 12 बोरे लेके आता है, तो यहाँ पे मेरे पास फिर से वही ऑप्शन है, या तो मैं पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करूं। अब यहाँ पूरा क्यों कैंसिल कर सकता हूँ, क्योंकि देखो उससे रिलेटेड खर्चे भी तो बढ़ गए ना, अगर ज्यादा गुड्स लेके आया उसने तो मेरे को जबरदस्ती ज्यादा खर्चे देना पड़ रहा है। सो मैं पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन, जितना मंगाया था उतना रख लूंगा, बाकी वापस कर दूंगा। सो सेकेंड ऑप्शन इज मैं जितना बोला था 10 बोरे रख लेता हूँ, 2 बोरे वापस कर देता हूँ और खर्चा उस हिसाब से दूंगा। तीसरा ऑप्शन, मुझे लगता है यार पूरे गुड्स ही रख लेते हैं, तो मैं पूरे गुड्स भी रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आई कैन एक्सेप्ट दी
होल क्वांटिटी 12 गुड्स, पूरे 12 बोरे मैंने एक्सेप्ट कर लिया, फिर 12 का पैसा देना पड़ेगा। और मिक्स गुड्स दे दिया तो अगेन सेम रूल, मिक्स यानी दूसरे किसी के साथ मिला के भेजा था, अगेन सेम रूल, आप पूरा का पूरा रिजेक्ट कर सकते हैं, पूरा का पूरा एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, और जितना मंगाया था उतना एक्सेप्ट करो, बाकी रिजेक्ट करो, ये भी ऑप्शन आपके पास होता है। इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज, अभी जस्ट मैंने आपको बताया इंस्टॉलमेंट में डिलीवरीज नहीं होना चाहिए। पहली चीज, इंस्टॉलमेंट में डिलीवरीज होना नहीं चाहिए। अगर एग्री नहीं किया है तो नहीं होना चाहिए। अगर एग्री किया है तो दो चीज हो सकती है। क्या क्या हो सकता है? सो डायरेक्टली मैं आपको यहीं से बता देता हूं। तो इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी नहीं होना चाहिए। अगर इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं तो ऐसे केसेस में ब्रीच हो जाएगा। कब कब ब्रीच होगा? जब सेलर या तो डिलीवरी देता ही नहीं कोई भी पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट की, या फिर कोई डिफेक्टिव डिलीवरी देता है, या फिर बायर के तरफ से ब्रीच हो सकता है, बायर निग्लेक्ट करता है कोई पर्टिकुलर डिलीवरी लेने से। अब एक सिंपल सा एग्जांपल समझो, इंस्टॉलमेंट की बात हुई थी, 4 इंस्टॉलमेंट में गुड्स आने वाले थे, डिलीवरी नहीं दिया, अगर समझो ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की ही डिलीवरी नहीं आती है, सो ऐसे केसेस में कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कैंसल्ड। ठीक है। फिर दूसरा, अगर डिलीवरी देने वो तैयार है लेकिन आगे वाला पेमेंट नहीं कर रहा है, देन अगेन कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कैंसल्ड बाय द अदर पार्टी। अब समझो पहली डिलीवरी आई थी, दूसरी डिलीवरी जो थी वो नहीं किया, यहां पे गुड्स नहीं आए। अब सवाल यह है कि क्या पूरे कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल कर सकते हैं आगे वाले भी, या सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, सिर्फ इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को? सो इट डिपेंड्स, कैसा एग्री हुआ था वैसा होगा। ठीक है। अगर कुछ नहीं बोला है तो यहां से वो आगे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर सकता है। अगर वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करना चाह रहा है तो उसको यहीं पे डिसाइड करना पड़ेगा। अगर समझो उसने बाद के कोई कॉन्ट्रैक्ट को, बाद की कोई डिलीवरी एक्सेप्ट कर लिया, नाउ ही कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, ही विल हैव टू एक्सेप्ट द रिमेनिंग गुड्स। आगे के फिर इंस्टॉलमेंट्स उसको रखना ही पड़ेगा। ठीक है। ये आपको याद होगा, मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, एक लड़की है वो गाना गाने आती है थिएटर में, उसी प्रकार से वहां हमने सर्विस का एग्जांपल लिए थे। गाना गाना इज अ सर्विस, यहाँ गुड्स की बात हो रही है। ठीक है। तो अगर इंस्टॉलमेंट का ब्रीच होता है तो वहां के वहां आपको कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का अधिकार है, वॉइडेबल होता है। बट अगर आप उसके बाद की एक्सेप्टेंस ले लेते हैं, उसके बाद की डिलीवरी ले लेते हैं, then you cannot reject the contract. You can certainly claim the damages, but you cannot cancel the contract. फिर डिलीवरी टू द कैरियर और वॉरफिंजर। अब कैरियर या वॉरफिंजर को अगर गुड्स दे दिए तो क्या होता है? मैंने आपको बताया था, कैरियर बिकम्स द एजेंट ऑफ द बायर। जनरल रूल इज कैरियर बिकम्स द एजेंट ऑफ द बायर, वो बायर का एजेंट बन जाता है। सो ये एजेंट कब बनेगा? तो देखो ध्यान से सुनो एग्जांपल। समझो सेलर है, सेलर बायर को गुड्स भेज रहा है। गुड्स कैसे भेजे जाएंगे? जैसा बायर बोलेगा वैसे। सेलर को बोला गया था कि तुम गुड्स भेजो थ्रू सनी ट्रांसपोर्ट। सनी यानी कौन सा सनी? तो सनी देओल के पास से भेजो, सनी देओल के पास से गुड्स भेज दो। अब सेलर क्या करता है? सेलर सनी देओल को ले जाके गुड्स दे देता है और बता देता है बी को, बताना भी जरूरी होता है कि मैंने गुड्स तुम्हारे कैरियर को दे दिया। तो ऐसे केस में ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जब उसने बता दिया तब ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। ठीक है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ओनरशिप गेट्स ट्रांसफर्ड। दूसरा रूल, बायर ने बोला था सनी देओल के पास से भेजो, आप किसी भलते ही सनी के पास से भेज रहे हैं, या आप हनी के पास से भेज रहे हैं, हनी ट्रेवल्स। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। यहां पूरा रिस्क जो होगा, पूरा रिस्क रहेगा सेलर का, क्योंकि जैसा बायर ने बोला था वैसे आपने इंस्ट्रक्शंस पूरे नहीं किए। सो ऐसे केसेस में द सेलर विल कंटिन्यू टू होल्ड द रिस्क, रिस्क पूरा का पूरा रहेगा सेलर का। ठीक है। सो जैसा बोला था वैसा करना चाहिए। सेलर की जिम्मेदारी उसको प्रॉपर पैक करके सनी देओल को दे दे। अब अगर गुड्स का कोई डिस्ट्रक्शन होता है, रास्ते में अगर गुड्स पलट जाते हैं, समझो सनी पाजी निकले गढ़ लेके, रास्ते पे सड़क पे एक मोड़ आया और वो पूरा ट्रक पलटा आया, तो मोड़ आया और पूरे गुड्स उसने मोड़ आया, खराब हो गए पूरे गुड्स। नुकसान किसका होगा? बायर का होगा, क्योंकि सनी देओल जो है ये एजेंट बन चुका है ऑफ द बायर, और अब बायर का नुकसान हो गया। बट अगर एस ने प्रॉपर गुड्स नहीं दिया था,
समझो उसने सनी को नहीं दिया था, उसने हनी ट्रेवल्स को दे दिया था। ऐसे केसेस में ही विल कंटिन्यू टू बेयर द रिस्क, क्योंकि उसने इंस्ट्रक्शंस ऑफ द बायर को कैरी आउट नहीं किया। तो यहां पे सेलर का रिस्क कंटिन्यू होगा। बायस रिस्क फॉर डेटोरिएशन इन द ट्रांजिट। डेटोरिएशन का मतलब होता है गुड्स का खराब हो जाना, नेस्तनाबूत हो जाना, फना हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, या किसी भी प्रकार से कोई गुड्स को नुकसान हो जाना, उसका वैल्यूएशन गिर जाना। सो अगर वैल्यूएशन कम हो जाता है, नुकसान हो जाता है ट्रांजिट में, तो नुकसान किसका होगा? जैसे कि मैंने अभी बताया कि गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड हेंस जो नुकसान होता है, नुकसान विल बी ऑफ द बायर इफ इट इज रीजनेबल, इफ इट इज इंसिडेंशियल। इंसिडेंशियल का मतलब होता है जुड़ा हुआ है, वो होना ही है, इट इज इनहेरेंट, आप उसको हटा नहीं सकते, उतना नुकसान तो होना ही है। नॉर्मल जो लॉस होता है दैट विल बी बोर्न बाय द बायर। सिंपल सा एग्जांपल देख के अपन इसको देखते हैं। एक केस हुआ था जिसमें कॉन्ट्रैक्ट किया गया था कि गुड्स भेजे जाएंगे। बायर ने बोला था गुड्स जो है वो शिप से भेजना है आपने, और ये जो शिप है, ये शिप आएगी कहां से? एक पर्टिकुलर कैनाल है, उस कैनाल के ऊपर से ये शिप को भेजना है। अब सेलर ने क्या किया? ठीक है बोला, उसने जो भी शिप बताया था, शिपिंग कंपनी बताया था, उस पे जाके गुड्स रख दिया और प्रॉपर उसकी पैकिंग कर लिया। गुड्स क्या थे? गुड्स था लोहा, तो बी एस से लोहा ले रहा है, सो लोहे के गुड्स थे, लोहा था, तो आयन बार्स वगैरह, हुप आयन, तो ये था। सो आयन खरीदता है वो। एस की क्या जिम्मेदारी है? देखो, डिलीवरी देने तक का खर्चा, इट इंक्लूड्स इवन द पैकिंग, डिलीवरेबल स्टेट में लाना। तो एस ने क्या किया? उसको बराबर पैक किया, जो लोहा था उसको बराबर उस पे प्लास्टिक की कवरिंग लगाया, उसको प्रॉपरली बंद किया, और वो पैक करके गुड्स रख देता है ऑन दी शिप, और बी को बता देता है कि आपके गुड्स मैंने रख दिया, पूरा अच्छे से पैक किया था। अब पानी से गुड्स जा रहे थे, आपको पता है पानी में कितने भी अच्छे से पैक करो, जाने को टाइम लगता है, और कहीं ना कहीं से मॉइस्चर घुस ही जाता है। भले आपने पूरा प्लास्टिक लगाया था, बट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से मॉइस्चर घुस जाता है, और मॉइस्चर के कारण थोड़ा बहुत जंग लग गया था उस पर्टिकुलर लोहे पे। अब बी मना करता है, बी बोलता है ये तो डिफेक्टिव गुड्स है, ये तो जंग लगे गुड्स है, मैं ये लोहा नहीं रखने वाला। एस बोलता है ऐसे कैसे नहीं रखोगे, कोई बहुत ज्यादा जंग तो है नहीं, मैंने प्रॉपर पैक किया था, इतना जंग तो लगना ही है। आप अगर बोलोगे कि भाई पानी के रास्ते भेजो तो इतना तो जंग लगेगा ही, ये तो अनअवॉइडेबल है। बी बोलता है नहीं नहीं, ये खराब गुड्स है, डिफेक्टिव गुड्स है। कोर्ट पहुंच जाता है केस, कोर्ट में पूछा जाता है क्या हुआ, तो बताया जाता है कि गुड्स जो थे ऐसे ऐसे थे, तो खराब है, ऐसा बी बोल रहे हैं। बट एस बोलता है कि मैंने प्रॉपर पैकिंग किया था, इतना तो जंग लगना ही है। कोर्ट ने पूरा देखा कि हाँ, इतना जंग तो लगना स्वाभाविक है, ये अवॉइड किया ही नहीं जा सकता, एंड इफ इट इज नेसेसरली इंसिडेंशियल टू द ट्रांजिट देन इट शुड बी बोर्न बाय द बायर, क्योंकि बायर की जिम्मेदारी थी गुड्स लाना। सेलर ने बराबर काम कर दिया, पैकिंग वगैरह प्रॉपर है। अगर हाँ, पैकिंग प्रॉपर नहीं होती अगर सेलर की, तो सेलर जिम्मेदार हुआ होता, बट यहां उसने प्रॉपर सब चीज किया था। अब ऐसे केसेस में बायर विल हैव टू बेयर द लॉस और डेटोरिएशन ऑफ द गुड्स इन द ट्रांजिट। सो यही चीज बताइए, बायर्स रिस्क फॉर डेटोरिएशन ऑफ गुड्स इन द ट्रांजिट। कई बार हमको ऐसा डर रहता है कि कहीं गुड्स को कुछ खराब ना हो जाए, कहीं नुकसान ना हो जाए, तो ऐसे केसेस में फोर्स मेजर के क्लॉज रखे जाते हैं। फोर्स मेजर का क्या मतलब होता है? फोर्स मेजर का मतलब होता है अगर कोई अनचाही अप्रिय घटना हो गई जो कि हमने सोची नहीं थी, एक ऐसी घटना हो गई, एक कंटिजेंसी हो गई जो कि हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड थी, तो हम कॉन्ट्रैक्ट में क्या करेंगे? ये चीज फोर्स मेजर कहलाती है। ये आपके कॉन्ट्रैक्ट्स में होना चाहिए। सो कॉन्ट्रैक्ट्स में जनरली फोर्स मेजर क्लॉज रखा जाता है कि अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है कि हम गुड्स नहीं पहुंचा पाते तो क्या होगा। जैसे समझो एक कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में समझो बाढ़ आ गई या भूकंप आ गया और फैक्ट्री गिर गई। अब फोर्स मेजर एक क्लॉज होता है, इसमें लिखा होता है अगर अर्थक्वेक आ जाएगा, इसमें पहला चीज होती है डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट। जो इवेंट डिस्क्राइब किया है उस इवेंट में फोर्स मेजर का क्लॉज ट्रिगर हो जाता है और वो चालू हो जाता है, अप्लाई होता है। ठीक है, सिर्फ वही इवेंट में होगा। जैसे अगर आपने लिखा था आग आने पे हम क्या करेंगे, तो आग वाले इवेंट में होगा। अर्थक्वेक में तो जो इवेंट आपने डिस्क्राइब किया है, एक्ट ऑफ गॉड बोल दो तो सब चीज कवर हो जाती है, एक्ट ऑफ नेचर, एक्ट ऑफ गॉड, तो ये सब चीजें सभी चीज कवर कर जाती है फिर।
सो फोर्स मेजर में ऐसे ही होता है कि अगर हमारे फैक्ट्री के यहाँ पे या तो हड़ताल हो गई या भूकंप आ गया, तो हम कॉन्ट्रैक्ट कैसे परफॉर्म करेंगे? दोनों पार्टी पहले से एग्री करके रखती है कि अगर कोई अप्रिय घटना हुई जैसे भूकंप आ गया, तो हम आपको एक्स्ट्रा का 2 महीना दे देंगे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए। तो ये चीज पहले से बताई जाती है। फिर अगर बहुत ही ज्यादा बड़ी कोई दिक्कत आई है, यानी भूकंप इतना बड़ा था कि पूरा का पूरा फैक्ट्री खत्म हो चुकी है, तो फिर कई बार उसको खत्म कर दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट को। सो इट विल डिपेंड। फोर्स मेजर जो क्लॉज होता है, ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म और प्रोलॉन्ग्ड। तो लॉन्ग टर्म या प्रोलॉन्ग्ड, यानी प्रोलॉन्ग का मतलब है बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो कभी कभी ऐसी घटना हो जाती है जिसका इफेक्ट बहुत लंबे वक्त तक के आते रहता है। जैसे कोरोना आ गया, कोरोना तो नहीं बोल सकते बट पेंडेमिक और एपिडेमिक ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं। तो फोर्स मेजर में लिखा था अगर एपिडेमिक या पेंडेमिक आ जाता है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट को क्या करेंगे, तो कुछ दिन का टाइम एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फोर्स मेजर क्लॉज। तो फोर्स मेजर वैसे आपको फिलहाल एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने सोचा था इसको स्किप करेंगे बट फिर भी ठीक है, पढ़ लेते हैं अपन। तो फोर्स मेजर क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है जो कि लिखा होता है कि ये पर्टिकुलर इवेंट में हम कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्या करेंगे, क्या हम कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे, क्या एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा या कैंसिल किया जाएगा, पहले से निर्धारित कर दिया जाता है ताकि आगे चल के झगड़ा ना हो। तो पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि अगर कुछ ऐसा घटना हो जाती है तो क्या किया जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज फोर्स मेजर क्लॉज। अगर वो घटना होती है तो आपको बताना पड़ता है आगे वाली पार्टी को कि ये घटना हो चुकी है और अब हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अलोंग विद द प्रूफ। अब अर्थक्वेक है तो वो तो सबको पता होता है, बट जैसे स्ट्राइक है तो प्रूफ क्या होगी, लेबर डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट रहता है कि हमारे और हमारे एम्प्लॉयज के बीच में झगड़ा है, स्ट्राइक चल रही है। सो वो जो सर्टिफिकेट होता है स्ट्राइक का, वो प्रूफ करके काम प्रूफ करके आप वो यूज कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे बंद है अभी फिलहाल फैक्ट्री। सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ प्रूफ। सो आपको प्रूफ देना पड़ता है। फिर आगे वाला बोलता है ठीक है, फोर्स मेजर क्लॉज एक्टिवेट हो गया, अब 2 महीने का आपको एक्सटेंशन ऑफ टाइम मिल जाएगा। 2 महीना मैंने एग्जांपल लिया हूं, आप जो चाहे वैसा एग्री कर सकते हैं। फिर तो ये फोर्स मेजर आप एग्जाम के टाइम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, ये मैंने भले ही आपको बता दिया हूं, बट ये आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये एक हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये एडिशनल नॉलेज है आपका। बायर्स राइट ऑफ एग्जामिनिंग द गुड्स। बायर को राइट होना चाहिए जो गुड्स उसने मंगाया था वही गुड्स आए हैं या नहीं आए हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज द बायर्स राइट ऑफ एग्जामिनिंग द गुड्स। सो अगर बायर ने बोला था कि मुझे समझो चावल चाहिए, तो वो जो चावल मंगाया था उसने, चिन्नौर चावल, वही चावल आए या नहीं आए, कहीं कोई और चावल तो नहीं दे दिया, एचएमटी तो नहीं दे दिया। सो जो बोला था वो गुड्स आना चाहिए। सो ये कैसे पता लगेगा, बायर शुड गेट द चांस टू एग्जामिन द गुड्स। अगर बायर को एग्जामिनेशन का चांस नहीं दिया जाता तो ही कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। वो बोल सकता है मुझे चांस दो, मुझे देखना है कि क्या लाए हो तुमने। सो उसको देखने की अनुमति होना चाहिए। ठीक है, रीजनेबल एग्जामिनेशन, ऐसा नहीं कि बना के देख रहे हैं। तो वो सिर्फ रीजनेबल एग्जामिनेशन करेगा, वो ऊपर ऊपर देखेगा हाँ ये तो वही गुड्स है जो मैंने मंगाया था। सो दैट इज कॉल्ड एज द एग्जामिनेशन। फिर डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द बायर डज नॉट मीन एक्सेप्टेंस बाय द बायर। डिलीवरी हो गई इसका ये मतलब नहीं बायर ने एक्सेप्ट कर लिया। सेलर ने गुड्स भेज दिया था, मेरे घर पे आ गए, इसका ये मतलब नहीं मैंने वो रख लिया। यहाँ पे मैं कब रखता हूं उसको, एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि अमेजोन से आपने कोई चीज मंगाए, अब आपके घर पे आ गई, क्या आपने खरीद लिया, तो जरूरी नहीं। इसके बाद आप देखोगे अरे ये गुड्स तो हमारे लायक नहीं है, ये तो गलत है, इसकी क्वालिटी नहीं है, आप वो गुड्स वापस कर दोगे। सो यहाँ पे क्यों वापस कर सक रहे हो आप, बिकॉज डिलीवरी हो गई, दैट डज नॉट मीन यू हैव एक्सेप्टेड इट। you have the chance to examine the goods and return if they do not conform with the quality description, या जैसा आपने बोला था वैसा नहीं है तो आप इसको फिर वापस कर सकते हैं। तो वही चीज है। तो कब मानेंगे हम कि आपने एक्सेप्ट कर लिया, बायर के गुड्स हो गए। सिर्फ पहुंच जाने से बायर के गुड्स नहीं होते, पहुंच जाने से डिलीवरी एक्सेप्ट हो गई ऐसा नहीं होता। डिलीवरी डज नॉट मीन एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस तब होगी जब बायर या तो बता देता है कि मैं गुड्स रखने को तैयार हूं, पहला केस। दूसरी चीज, वो ऐसा कुछ करता है जो कि एक ओनर कर रहा है, जैसे उसने फर्दर सेल कर दिया, दूसरी चीज। तीसरी चीज, वो ट्रांजेक्शन अडॉप्ट कर लेता है, सॉरी ये जो ट्रांजेक्शन अडॉप्ट करना है तो वही हो गया सेल कर देना। तीसरी चीज, वो बताता नहीं है कि मैं रिजेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो पहली चीज वो एक्सेप्ट करता है, कम्युनिकेट कर देता। दूसरी चीज, वो ट्रांजेक्शन अडॉप्ट करता है, मींस ऐसा कुछ करता है जो कि एक ओनर करता है, जैसे कि उसको रीसेल कर देना, प्लेज कर देना। सो यहां मान लिया जाएगा उसने गुड्स रख लिया। तीसरी चीज,
जब वो बताता नहीं है कि मैं रिजेक्ट कर रहा हूं, तो कुछ टाइम दिया होगा, तो उस टाइम के अंदर, जैसे 10 दिन बोला है, 10 दिन के अंदर आप रिटर्न कर सकते हैं, तो 10 दिन के अंदर उसने बता देना चाहिए। नहीं बताया, मान लिया जाएगा ही हैज एक्सेप्टेड। दूसरी चीज, अगर टाइम नहीं दिया था तो विद इन अ रीजनेबल टाइम ही शुड रिजेक्ट द गुड्स। अगर वो रिजेक्ट नहीं करता है तो मान लिया जाएगा ही हैज एक्सेप्टेड द गुड्स। तो वही चीज है। तो ये पॉइंट अगर आप देखो तो ये मैच होते हैं बिल्कुल, कहां से? सो बिल्कुल ये चीज आपने पढ़े थे सेल ऑन अप्रूवल। ये तीनों कंडीशन वहां से मैच होती है, ठीक है। फिर बायर नॉट बाउंड टू रिजेक्ट द रिटर्न द रिजेक्टेड गुड्स। अगर गुड्स रिजेक्ट कर दिए गए थे तो बायर को वापस करने की जिम्मेदारी नहीं होती। अब यहां दो प्रकार के केस हो सकते हैं, समझो। सेलर है, सेलर गुड्स दे रहा है बायर को, गुड्स आ गए बायर के पास। अब बायर ने जो गुड्स मंगाया था वो गुड्स नहीं आए, डिफेक्टिव है गुड्स, या उस क्वालिटी के नहीं है जैसे मंगाए गए थे। तो बायर सेलर को बता देगा मैं ये गुड्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा। क्या उसको वापस करने की जरूरत है? तो नहीं, उसको वापस ले जाके देने की जरूरत नहीं है। सेलर की जिम्मेदारी होगी कि सेलर विल कलेक्ट द गुड्स फ्रॉम द बायर्स प्लेस। तो सेलर लेके जाएगा। आप जब वापस करते हैं आपको वापस भेजना नहीं पड़ता, वो आके वापस लेके जाते हैं, ठीक है। सो यहां पे बायर इज नॉट बाउंड टू रिटर्न द रिजेक्टेड गुड्स। लेकिन ध्यान रखो, व्हेन द रिजेक्शन इज राइटफुल। राइटफुल मींस जब बायर को अधिकार है रिजेक्ट करने का, क्योंकि गुड्स बराबर नहीं थे, दे डू नॉट करस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन, दे डू नॉट कंफर्म द डिस्क्रिप्शन, कंफर्म विद द डिस्क्रिप्शन। सो डिस्क्रिप्शन से उसका कंफर्मेशन होना चाहिए, मैच होना चाहिए। या फिर डिफेक्टिव गुड्स है, तो ऐसे केस में अगर बायर रिजेक्ट करता है तो बायर इज नॉट बाउंड टू रिटर्न द रिजेक्टेड गुड्स। इन फैक्ट द सेलर इज बाउंड टू टेक बैक द गुड्स। तो सेलर लेके आएगा उन गुड्स को, ठीक है। सो ऐसा है। लेकिन समझो ये रॉन्गफुल रिजेक्शन था। रॉन्गफुल रिजेक्शन का क्या मतलब है? मींस यहां पे सेलर गुड्स लेके जाता है, प्रॉपर गुड्स हैं, अब बायर फिर भी मना करता है, बराबर वक्त पे है, बराबर जगह पे है, सब चीज सही है, फिर भी बायर अगर मना करता है, नाउ बायर विल बी रिस्पॉन्सिबल। अब सेलर को क्या करना पड़ेगा? समझो दूसरे शहर से गुड्स आए थे तो वो गुड्स वापस तो मंगाएगा नहीं, तो वो यहां पे कोई गोडाउन लेता है और गोडाउन में उसको स्टोर करके रखता है। तो ऐसे केसेस में जो गोडाउन का किराया है दैट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द बायर, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड है कि बायर ने मना किया इसीलिए हमको खर्चा लगा। सो यहाँ पे इट कैन बी क्लेम्ड, दीज आर कॉल्ड एज डैमेजेस, ठीक है। सो नॉर्मल डैमेजेस यहाँ पे रिकवर किए जा सकेंगे, ऑर्डिनरी डैमेजेस। सो ये दोनों पॉइंट साथ साथ अपन देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है बायर इज नॉट बाउंड टू रिटर्न द रिजेक्टेड गुड्स। ये कब काम आता है? ये आता है जब राइटफुल रिजेक्शन है। राइटफुल रिजेक्शन का मतलब है कि उसको अधिकार था कि वो कैंसिल कर सकता है, बिकॉज गुड्स जो थे वो प्रॉपर नहीं थे, क्वांटिटी प्रॉपर नहीं थी, क्वालिटी प्रॉपर नहीं थी, बराबर वक्त पे नहीं थे, बराबर समय पे नहीं थे, बराबर जगह पे नहीं थे, या कोई भी और प्रकार से इसमें कुछ कमियां या खामियां थी। तो ऐसे केसेस में बायर हैज अ राइट टू रिजेक्ट द गुड्स, एंड इफ ही रिजेक्ट्स द गुड्स ही इज नॉट बाउंड टू रिटर्न द रिजेक्टेड गुड्स, जब रिजेक्शन इज राइटफुल। बट व्हेन द रिजेक्शन इज रॉन्गफुल देन ही हैज द liability of buyer for neglecting or refusing to deliver the goods। ये तब होगा जब the rejection is not rightful। that means अगर एक सिंपल टर्म्स में बताऊं तो यहां पे सेलर ब्रीच कर रहा है, सेलर कमिट्स अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और यहां पे बायर ब्रीच कर रहा है, क्योंकि यहां सेलर अगर प्रॉपर नहीं ला रहा है तो ये वाला रूल लगेगा। जब सेलर ने गुड्स प्रॉपर नहीं लाया तो ही हैज अ राइट टू रिजेक्ट, बायर हैज अ राइट टू रिजेक्ट। ये तब लगेगा जब सेलर का पूरा गुड्स प्रॉपर तो सब सही था, बट बायर ने रिजेक्ट करा, बायर ने ब्रीच किया, तब 17th नंबर का पॉइंट लगेगा। तो सेक्शन 43 एंड 44 सेक्शंस आर नॉट रिलेवेंट, आपको याद रखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। फिर अगला पॉइंट, फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज रिगार्ड्स कैरेज बाय सी। जब समुद्र के थ्रू गुड्स भेजे जाते हैं तो ऐसे केसेस में क्या क्या होता है, कैसे क्या यूज की जाती है टर्म्स, कौन कौन सी टर्म्स काम आती है कैरेज बाय सी के केस में। सो एक बार हम इसको देखते हैं। सो देखो, मैं ये भी आपको डायरेक्टली एग्जांपल से समझा देता हूं।
कैरेज बाय सी में क्या होता है? तो वैसे तो कहीं भी, बट मैं कैरेज बाय सी का एग्जांपल ले रहा हूँ। कस्टम्स में खास तौर पे ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं। आप सीए फाइनल लेवल पे पढ़ोगे ये कि कस्टम्स एक्ट क्या है और उसमें कैसे कैसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं। जब कोई गुड्स मंगाए, समझो कनाडा से गुड्स मंगाए, तो एक सेलर है, एक बायर है। गुड्स जा रहे हैं समझो शिप से, तो शिप है। गुड्स जाएंगे, यहां पे पहुंचेंगे। अब क्या होता है, अलग अलग टाइम का प्राइस कोट किया जाता है। शिप से जाएंगे तो जाएंगे कहां से? एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म रहेगा, ये प्लेटफॉर्म पे भी गुड्स आके रखते हैं। पहले प्रोसेस क्या है, यही प्रोसेस है। प्लेटफॉर्म पे गुड्स लेके आएगा सेलर, फिर लोड करेंगे इसको ऑन द शिप, फिर शिप से आगे जाएंगे और फिर यहाँ पे एक और प्लेटफॉर्म होगा जहां पे गुड्स की अनलोडिंग होगी। अब जब प्राइस कोट किया जाता है ना, अलग अलग जगह का किया जाता है। पहला केस, सेलर ने बोला मैं यहां तक के गुड्स लाके रख दूंगा, मैं गुड्स की लोडिंग नहीं करने वाला। लोडिंग करने की बात नहीं करता है वो बोलता है मैं सिर्फ यहां तक गुड्स लाके रख दूंगा। सो अगर यहां का प्राइस बता रहा है वो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, सो ये अलग प्राइस कहलाता है। कभी कभी वो बोलता है मैं गुड्स लाके लोड भी कर दूंगा आपकी शिप के ऊपर, सो लोडिंग का खर्चा भी वो दे रहा है, ले रहा है। सो ऐसे केसेस में यहां का प्राइस बताता है वो, इस प्राइस का अलग नाम दिया जाता है। कभी कभी वो यहां के लाने तक के खर्चे बेयर करता है। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है मैं बताता हूं थोड़ी देर में। सो ये एक यहाँ का प्राइस हो सकता है। और कभी कभी वो बोल सकता है मैं यहाँ का प्राइस बता रहा हूँ, आपको अनलोड करके भी गुड्स मिल जाएंगे, सो यहाँ का प्राइस भी बता सकते हैं। सो ऐसे केसेस में अलग अलग प्राइस कोट किए जाते हैं। जब भी कैरेज होता है तो अलग अलग प्राइस यहाँ पे अनलोड करके भी देने का वो वादा कर देते हैं। सो अलग अलग प्रकार से प्राइस यहाँ पे बताए जाते हैं। द फर्स्ट थिंग, सबसे ज्यादा कॉमन जो यूज किया जाता है वो ये वाला प्राइस यूज किया जाता है, क्योंकि लोडिंग करके देने तक जनरली खर्चा ये लोग बेयर करते हैं। जैसे समझो सेलर ने बोला कि मैं यहां तक का प्राइस लाके दूंगा, यहां तक के लाके दूंगा, इसको हम बोलते हैं फ्री ऑन बोर्ड। तो जब तक के वो बोर्डिंग नहीं होती, जब तक के शिप पे नहीं रखते, तब तक के खर्चा मैं उठाऊंगा। शिप पे रख दिया उसके बाद पूरा खर्चा आप उठाओ। सो इसके बाद कौन सा खर्चा आता है? इसके बाद आता है फ्रेट। तो कॉस्ट ऑफ द गुड्स तो लगेंगे ही, तो कॉस्ट तो है ही। इसके बाद लगता है फ्रेट और इसके बाद लगता है इंश्योरेंस। तो कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट, ये तीन चीजें लगती है। सो जब यहां का प्राइस बताता है वो, तो वो एफओबी प्राइस कहलाता है। जैसे कि सेलर कनाडा में है, वहां से वो गुड्स भेज रहा है इंडिया में, अब वो बोलेगा एफओबी। एफओबी प्राइस है हमारा समझो $10,500। तो $10,500 एफओबी बोला, उसका मतलब क्या है कि मैं यहां तक लाने के $10,500 लूंगा, $500 लूंगा। तो 10,500 एफओबी, फ्री ऑन बोर्ड। तो यहां तक का $10,500 हम लेंगे, ठीक है। कभी कभी वो क्या बोलता है, मैं एफएएस प्राइस बता रहा हूं, एफएएस, फ्री अलोंग साइड, यानी साइड में लाके रखने तक का मेरा खर्चा रहेगा। तो एफएएस प्राइस बताता है। समझो उसने बोला हम $10,000 लेते हैं एफएएस प्राइस। सो एफएएस का मतलब है कि हम साइड में लाके रखेंगे, इसके बाद उसको लोड करना, इसकी जो फॉर्मेलिटीज है, एक्सपोर्ट फॉर्मेलिटीज, ये पूरी करना, ये सब आपकी जिम्मेदारी। तो यहाँ पे फिर बायर आएगा, बायर विल कम टू दिस पॉइंट, बायर यहाँ पे आएगा और वो पूरी एक्सपोर्ट फॉर्मेलिटी क्लियर करेगा और फिर लोडिंग करेगा और गुड्स लेके जाएगा, या तो बायर या उसका एजेंट। सो एफएएस प्राइस तभी यूज किया जाता है जब बायर यहाँ पे आ सकता है या उसका कोई एजेंट यहाँ पे रहता है हु कैन क्लियर द गुड्स, तभी एफएएस प्राइस यूज किया जाता है, ठीक है। तो एफएएस यानी फ्री अलोंग साइड, साइड में लाके रख दिया। एफओबी यानी फ्री ऑन बोर्ड, इसके ऊपर लाके रख दिया, यहां तक का हम इतना डॉलर लेंगे।
तीसरा प्राइस यूज किया जाता है CIF प्राइस, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट में वो बोलता है कि मैं CIF प्राइस बता रहा हूं, समझो $11,500, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स ये कवर हो गया, प्लस इंश्योरेंस कवर हो गया, कॉस्ट इंश्योरेंस और फ्रेट भी कवर हो गया, यानी रास्ते भर का जो भाड़ा लगेगा, फ्रेट लगेगा वो भी मैं दूंगा, और जो इंश्योरेंस लगेगा वो भी मैं दूंगा अल्टीमेटली, लेकिन प्राइस बढ़ जाएगा। सो वो बोलेगा CIF $11,500, दैट मीन्स ही विल ब्रिंग द गुड्स अप टू दिस पॉइंट, पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन। इसी को आप FOB पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो डेस्टिनेशन पे FOB यानी यहां तक के लाने का खर्चा, ठीक है। फिर आखिरी जो तरीका है, जो जनरली वैसे यूज नहीं किया जाता बट फिर भी, एक्स शिप यानी एक्सक्लूडिंग शिप, यानी मैं अनलोड भी करके दे दूंगा। सो वो बोलेगा कि मैं $12,000 लूंगा, लेकिन एक्स शिप प्राइस बता रहा है वो। एक्स शिप मींस यहां पे अनलोड करके भी आपके पोर्ट तक के हम उतार के दे देंगे गुड्स, दिस इज कॉल्ड एज एक्स शिप प्राइस। सो ऐसे करके चार प्राइस खास तौर पे यूज करते हैं। वैसे बेसिकली दो प्राइस ज्यादा यूज होते हैं, FOB और CIF। आप जब कस्टम्स एक्ट पढ़ेंगे फाइनल लेवल पे तो आप FOB और CIF वर्ड्स यूज करेंगे, आप देखेंगे वहां पे ये वर्ड्स लिखे होते हैं। सो FOB प्राइस और CIF प्राइस जनरली यूज किया जाता है। CIF प्राइस में क्या होता है, फ्रेट और इंश्योरेंस जुड़ा हुआ है, तो फ्रेट और इंश्योरेंस इसने कराया है, सो इंश्योरेंस पॉलिसी की कॉपी ही विल सेंड। सो ये क्या करता है, जो भी इंश्योरेंस कराया है उसकी कॉपी ये सेंड कर देता है टू द बैंकर। सो ये कब की बात बता रहा हूं मैं, CIF के केस की। तो जब CIF गुड्स दिए जाएंगे तो CIF के केस में क्या होगा, जनरली सेलर इंश्योरेंस पॉलिसी और बिल ऑफ लीडिंग भेज देता है, दो चीजें, इंश्योरेंस पॉलिसी प्लस डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल यानी बिल ऑफ लीडिंग, ये भेज देता है टू द बैंक। इसका एक बैंक रहेगा, उस बैंक को वो भेज देता है। अब क्या होता है, बैंक में भेज दिया, बायर को चाहिए थे पैसे, गुड्स, तो गुड्स कैसे ले सकता है वो, गुड्स तभी ले सकता है जब उसके पास रही है डॉक्यूमेंट और साथ में इंश्योरेंस भी उसी को चाहिए। सो यहां पे क्या करता है, बायर जाता है बैंक में, पेमेंट करता है और बैंक उसको फिर ये दोनों डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर कर देता है, ठीक है। तो जनरली इस प्रकार से CIF कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे किए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं। तो CIF में जनरली सेलर क्या करता है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल अलोंग विद द ओरिजिन, ओरिजिन का जो लेटर होता है, लेटर ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द पोर्ट, वो इंश्योरेंस पॉलिसीज, ये सब डॉक्यूमेंट अपने बैंक में भेज देता है जो कि भारत में है। फिर भारत में बायर जो जाएगा वो बैंक में जाके पेमेंट कर देता है और वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल वगैरह ले लेता है। सो इस प्रकार से दोनों सिक्योर हो जाते हैं, क्योंकि यहां पे सेलर का अधिकार यहां तक रहेगा फिर, ठीक है। तो जब ये बायर जाके एक्चुअली पेमेंट करता है तब जाके सेलर का राइट खत्म होता है, और इसलिए यहां दोनों ही प्रोटेक्ट हो जाते हैं। इसके गुड्स इसके कंट्रोल में जब तक बायर पेमेंट नहीं करता, और बायर को भी टेंशन नहीं है, क्योंकि जब तक के ये सेलर रिस्क बेयर कर रहा है तो तब तक तो पेमेंट करना ही नहीं है, पूरा लाने तक का खर्चा जो है वो सेलर रिस्क बेयर कर रहा है, तो बायर विल पे आफ्टर द गुड्स हैव रीच्ड, या फिर वो बैंक में जाके पे करेगा। तो बोथ आर प्रोटेक्टेड। ऐसा भी नहीं होगा कि भाई नहीं तो बायर ने पैसा भेज दिया, सेलर गुड्स ही नहीं भेज रहा, ये भी हो सकता था। तो इसीलिए यहाँ पे दोनों ही प्रोटेक्ट हो जाते हैं, बायर को भी टेंशन नहीं कि भाई गुड्स नहीं आएंगे, तो गुड्स भेजा है, डॉक्यूमेंट भेज दिए, उसके बाद ही इसको पेमेंट करना है। सो अल्टीमेटली बोथ आर प्रोटेक्टेड। सो CIF में जनरली ऐसा होता है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर करके ओनरशिप ट्रांसफर होती है और गुड्स की डिलीवरी होती है, ठीक है। सो बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ वर्ड्स आर यूज्ड, कौन कौन से, उसमें भी बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है FOB प्राइस जो यूज किया जाता है, CIF यूज किया जाता है, बहुत कम केसेस में FAS और बहुत कम केसेस में एक्सशिप। तो ऐसे करके बट बेसिकली 4 प्रकार के प्राइसेस कोट किए जाते हैं जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है थ्रू दी सी, समुद्र के थ्रू होता है, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड इवन अगर फैक्ट्री में जा रहा है, एक ट्रक के थ्रू जा रहा है, तो भी ये वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं। बट जनरली ये कब यूज होते हैं, ये वर्ड यूज होते हैं जब गुड्स जो जा रहे हैं वो थ्रू सी जा रहे हैं, एक्सपोर्ट वगैरह में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ये वर्ड्स यूज करते हुए आप देखोगे, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू प्राइस। सो यहां पे आपका डिलीवरी एंड प्राइस ये दोनों ही टॉपिक कवर हो जाते हैं। इसके बाद अगली क्लास में हम देखेंगे
राइट्स ऑफ बायर एंड राइट्स ऑफ अनपेड सेलर के बारे में। सो ये अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे इसके ऊपर। अब कोई भी डाउट होगा आपका यहां तक तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो अपन आज की क्लास को यहाँ कंक्लूड करेंगे। वैसे बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ये, डाउट आने के चांस नहीं है, बस ध्यान रखो एग्जाम्पल्स जो मैं देता हूँ एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखूंगा। कृष्णा का बोलना है सर जनरली सिर्फ शिपिंग चार्जेस बोलते हैं तो उसमें क्या इंक्लूड रहता है? नहीं, ऐसा नहीं बोलते, जनरली सीआईएफ पूरे ही इंक्लूड करते हैं, वो कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट जब भी भेजते हैं तो अगर फ्रेट इंक्लूड किया है, शिपिंग चार्जेस है ना फ्रेट, तो फ्रेट अगर इंक्लूड किया है तो इंश्योरेंस भी इंक्लूड करते ही हैं, ठीक है। तो सीआईएफ प्राइस हो गया वो। चलो, तो आज की क्लास को अपन यहाँ कंक्लूड करते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास विल बी डिस्कसिंग अबाउट द राइट ऑफ बायर एंड राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस एक्ट। ये पूरे एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनपेड सेलर, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पूरा अपन पढ़ रहे हैं, जैसा कि मैंने वादा किया था, वी विल बी कवरिंग द 100% टॉपिक, एक भी टॉपिक अपन एक्सक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। और ये भी वादा था मेरा कि आपने भले ही पहले नहीं भी पढ़ा है तो ये बैच आपके लिए 100% कवर करेगी। आपको सिर्फ एक काम मेरे साथ साथ करना है, आपको घर पे पढ़ते जाना है, और जो जो मैं क्योंकि यहाँ रीड नहीं कर रहा हूं तो यू विल हैव टू रीड दी होल बुक, जो भी मैं बता रहा हूँ पूरा पढ़ो आप साथ में, ठीक है। और साथ साथ में आप इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो करते जाओ, ठीक है। सो बुक आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स है मेरे, वो शॉर्ट नोट्स भी आपको अभी जो वन डे रिवीजन होगा उसमें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जो वन डे एक रिवीजन होने वाला है आपका, तो उसमें मैं एक शॉर्ट नोट के थ्रू ये पूरा टॉपिक फिर से कवर करूंगा, लेकिन वो सिर्फ एक दिन में पूरा कवर हो जाता है, ठीक है। वो शॉर्ट नोट से करते हैं अपन, उसमें मैं फुल बुक यूज नहीं करता हूँ, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।